वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द पॉइंट्स, और हमारे पास 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, आर ऑलवेज कोलिनियर कॉन्साइक्लिक वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये चारों पॉइंट हमेशा हमारा कोलिनियर होगा, कॉन्साइक्लिक होगा, या फिर स्क्वायर या फिर रोम्बस होगा। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, x1 कॉमा y1। मान लेते इधर कहीं है हमारा x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 बोल रहा है ना, तो मान लेते ये है हमारा x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, ये वाला पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x1 कॉमा 0, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0 कॉमा y1। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा x2 कॉमा y2। मान लेते इधर कहीं है x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा x2 कॉमा 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 0 कॉमा y2। अच्छे से लिख लेंगे इसे 0 कॉमा y2। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा x1 कॉमा y2। तो x1 कॉमा y2 कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर, कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर। कितना बोल रहा है x1 कॉमा y2 ना, तो ये रहा हमारा x1 कॉमा y2। और सबका नाम दे दे, क्या इसका नाम a था तो इसका नाम b कर दीजिए। और पहले ऐसा करते हैं, देख लेते हैं पॉइंट हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा x2 कॉमा y1, तो वो हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर x2 कॉमा y1। तो सबका नाम दे देते हैं, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, और इसका नाम d। अगर यहाँ पर हम CD का स्लोप देखें तो वो हमारा कितना आ रहा है y2 माइनस y1, ये तो 0 आ गया ना स्लोप, मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल है। CD जो है हमारा वो x एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह अगर AB देखें तो AB का भी स्लोप हमारा क्या आ रहा है 0, y1 माइनस y1, दोनों का y कोऑर्डिनेट तो हमारा सेम है ना, तो AB का भी स्लोप हमारा 0, मतलब AB और CD दोनों हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में ही पैरेलल है। इसी तरह अगर हम AD का बात करें तो ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट दिख रहा है हमें, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी एंगल हमारा कितना हो, कनेक्ट कर लीजिएगा पहले इसे, मतलब एंगल ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस के, और ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा हमारा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है। रहा बात स्क्वायर या रोम्बस का, तो वो साइड देखकर पता चल जाएगी साइड हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो साइड देखिएगा, अगर सी डी का बात करें तो सी डी हमारा कितना है, लिखेंगे यहाँ पर सी डी हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा y2 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब वो तो 0 का स्क्वायर हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट में, तो बाहर निकले तो क्या बनेगा x2 माइनस x1। इसी तरह अगर BC का हम देखें, या CB बोल लीजिए, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है ना, y कोऑर्डिनेट अलग है, तो ये हमारा बनेगा y2 माइनस y1। तो जरूरी नहीं है कि साइड हमारा सेम ही आए, डिपेंड करेगा x1 x2 y1 y2 क्या है। तो स्क्वायर या रोम्बस का तो सवाल ही नहीं उठता। और आ बात कोलिनियर का, तो कोलिनियर तो नहीं है ना, दिख रहा है हमें डायरेक्ट कि अलग अलग पॉइंट है, मतलब ये चारों पॉइंट किस पे है, एक सर्कल पर है, कॉन्साइक्लिक है। फिर भी हम पता कैसे करेंगे कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है या नहीं है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन देख के आप बता दीजिएगा, 4 ऑप्शन है, 3 गया तो चौथा ही बचा, बट कॉन्साइक्लिक है ये पता कैसे चला, देखिएगा यहाँ पर अगर आप AC को डायमीटर मानते हुए अगर एक सर्कल बनाए, अगर आप AC को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाए तो उस पर B और D भी लाई करेगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पर डायमीटर, ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, और हमें पता है कि डायमीटर सर्कल पर ही 90 डिग्री बनाता है, मतलब पॉइंट D हमारा सर्कल पे होगा। सिमिलरली AC डायमीटर है हमारा,
और ये कितना बना रहा है, एंगल बी कितना है हमारा 90 डिग्री, और हमें पता है कि डायमीटर हमेशा सर्कल पे ही 90 डिग्री बनाता है, मतलब बी भी हमारा पॉइंट किस पर है, सर्कल पर है, मतलब बी भी सर्कल पर है, डी भी सर्कल पर है, और एसी को डायमीटर बना मान के हम सर्कल बनाए ही थे, तो एसी भी तो हमारा सर्कल पे ही हुआ, मतलब ये चारों का चारों पॉइंट हमारा सर्कल पर है। तो इतना कंफर्म हो गया कि चारों का चारों पॉइंट हमारा कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब चारों का चारों पॉइंट सर्कल पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1 कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ। अच्छा, हमसे ये बोल रहा है यहाँ पर कि पी एक्स कॉमा वाई जो है हमारा वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या कंसिस्ट कर रहा है, देखेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसा करिए ना 1 को इस तरफ ले आइए, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब -3, ये माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो प्लस था, कहाँ से आया देखिएगा यहाँ पर, इसे हम लिख सकते हैं -3x y -y, अब दिख गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना बोल रहा है 0। अब अगर आपको याद होगा, छोटे क्लासेस में आप पढ़े होंगे, क्या एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इससे अगर थोड़ा छेड़छाड़ करें, मतलब इसे थोड़ा मैनिपुलेट करें, तो ये हमारा बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ये पढ़ के आए होंगे ना आप 10th क्लास में, शायद इस तरह का फॉर्मूला रहता है, नहीं रहता है तो बेसिक मैथ में तो है ही, 11th में भी है, यहाँ पर बेसिक मैथ में मैंने पढ़ाया होगा ये सब। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स इसे, इस वाले ब्रैकेट को, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, तो इसको ओपन कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उतना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है, बेसिक मैथ अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल, तो सर्कल पर फोकस करेंगे। दिस वन इक्वल टू दिस वन होता है, ये सब बेसिक मैथ का बात है। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कि ये सेम सेम है, कैसे, ए का वैल्यू क्या है हमारा x, बी का वैल्यू क्या है y, और सी का वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो ये 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 बोल रहा है, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है हमारा 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, अच्छा ये तो लिख ही दिए ना हम, इसका वैल्यू 0, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब x प्लस वाई प्लस -1 इंटू हाफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस +1 हो जाएगा ना, +1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 हुआ पहला वाला ब्रैकेट, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दिस वन इक्वल टू 0, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा हमारा, ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 3 स्क्वायर का सम हमारा 0 कब होगा, जब वो इंडिविजुअली 0 होगा, मतलब ये सारा का सारा 0, हम सारा का सारा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, y प्लस 1 इक्वल टू 0, -1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू वाई, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू -1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू -1। तो इन तीनों से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई बराबर, और दोनों हमारा कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ से हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा,
-1, -1। तो बेसिकली इस इक्वेशन में हमारा एक लाइन छुपा हुआ है x + y - 1 = 0 और दूसरा एक पॉइंट छुपा हुआ था -1, -1। तो दिस इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ अ लाइन एंड अ आइसोलेटेड पॉइंट, अ लाइन एंड एन आइसोलेटेड पॉइंट। ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक लाइन मिला हमें इधर, एक लाइन मिला हमें, इसे डब्बे के अंदर बंद कर लेंगे, और एक पॉइंट मिला। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट P x, y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ अ लाइन एंड एन एस आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव द इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है इनमें, इन चारों में से कौन कौन है जिसका इंटरसेप्ट का लेंथ इक्वल है। देखेंगे यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + y² - 2x। ऐसा करिए ना, डायरेक्ट इसे x² + y² + 2gx + 2fy के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा बनेगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से हम सेंटर नहीं बता सकते, इसका सेंटर कितना हो जाएगा हमारा, इधर लिख लेंगे -g, -f। तो ये हमारा बनेगा 1, -2। और रहा बात रेडियस का, तो रेडियस का भी जरूरत तो है नहीं फिलहाल, अगर जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा। वैसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं। रेडियस कितना आ जाएगा आपका, √g² + f² - c, मतलब -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -c मतलब -0। तो ये आ गया हमारा √5। और यहाँ पर इंटरसेप्ट का बात कर रहा है ना, एक लाइन और एक सर्कल है, इस तरह से बना लेंगे अच्छा सा। तो सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 1, -2, और एक लाइन है, मान लेते हैं इसे ये ए और बी पर कट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे सेंटर को ए और बी से। ये हमारा कितना हो जाएगा रेडियस, ये भी कितना हो जाएगा रेडियस। अगर इस पर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो अगर मान लीजिए एम है, तो ए एम और बी एम हमारा बराबर होगा। पता कैसे चला, मतलब एम हमारा मिड पॉइंट होगा। पता कैसे चला, ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा, आर आर है ना साइड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 - थीटा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 - थीटा। मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया ना, CMA और CMB, और दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं एम इक्वल टू बी एम, मतलब एम हमारा क्या है मिड पॉइंट है। और यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का बात हो रहा है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारा कितना आ जाएगा ए बी इक्वल टू, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा ए बी, और ए बी हम कैसे निकालेंगे 2 टाइम्स ए एम इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, क्या बनेगा r², इसे p मान लीजिए, सी एम को p मान लीजिए, तो क्या बनेगा r² इक्वल टू p² + am²। तो वहाँ से am² का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया 2 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, 3 पॉइंट पता है और लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है, तो हम सी एम नहीं निकाल लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, और देख लेंगे कि किसका किसका परपेंडिकुलर हमारा सेम आ रहा है। जिसका इसका परपेंडिकुलर सेम आएगा उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा सेम आएगा। कैसे, क्योंकि एट द एंड तो हमारा ए बी आर तो फिक्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही हमारा डिपेंड कर रहा है ना, तो जिसका जिसका परपेंडिकुलर सेम उसका उसका ए बी सेम, और जिसका इसका ए बी सेम, ए बी क्या है हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका किसका परपेंडिकुलर हमारा सेम आ रहा है। तो ए ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे। ए ऑप्शन में सेंटर हमारा कितना है, सेंटर है 1, -2 ना, ये -2 अच्छे से लिख लीजिएगा, और लाइन का इक्वेशन हमारा ये, तो 1, -2 इसमें रखे कितना बनेगा हमारा 3 -+2 हो जाएगा ना, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये मॉड लगाना ना भूले, तो ये आ जाएगा हमारा 5/√10। बी ऑप्शन में देखेंगे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1, -2 रखेंगे इसमें, तो ये बनेगा 1 - 6 अपॉन √1 का स्क्वायर +
3 का स्क्वायर, ये भी हमारा कितना आ गया 5√10। सी ये सबका नाम दे P1 P2 P3। P3 हमारा कितना बनेगा x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है ना, तो 1 - 2 रखे इसमें, तो ये हमारा बनेगा 1 - 6 प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा 5/√10। इसी तरह अगर डी ऑप्शन का हम बात करें, ऐसा करते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो रेड पे रेड दिखेगा नहीं। डी ऑप्शन का बात करें तो P4 बोल देते हैं इसको। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, कितना बनेगा हमारा 3 + 2 - 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा 5/√10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं P1 P2 P3 P4 सब हमारा सेम आ रहा है। P1 = P2 = P3 = P4 हमारा सेम आ रहा है, = P4 = कितना आ रहा है 5/√10। तो यहाँ पर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ r² - p² में हम जब ये P1 P2 P3 P4 रखेंगे और सब सेम ही है, तो ए बी का वैल्यू तो एट द एंड सब हमारा सेम ही देगा ना। तो सारा का सारा ऑप्शन एक ही ए बी का वैल्यू देगा, मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सब में इक्वल होगा। ए बी सी डी चारों का चारों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, अ फैमिली ऑफ लीनियर फंक्शंस इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ हमें, y = cx + 3c + 1, ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इफ अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली मीट्स अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन, ठीक है, इन टू कॉन्सिडेंट पॉइंट्स, देन c कैन बी इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो है हमारा लीनियर फंक्शन, तो ये लीनियर फंक्शन आप इसे ऐसा करिए, इस तरह से लिख दीजिए cx - y + 3c + 1। तो ये जो लीनियर फंक्शन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और बोल रहा है इसका एक मेंबर एक सर्कल को 2 कॉन्सिडेंट पॉइंट पर मीट कर रहा है। 2 कॉन्सिडेंट पॉइंट पे मीट करने का क्या मतलब है, कॉन्सिडेंट पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट है, एक के ऊपर एक पॉइंट, कॉन्सिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। तो कॉन्सिडेंट पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, और एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है इसका मतलब क्या, टच कर रहा है। तो सीधा सीधा बोलो ना कि टच कर रहा है, इतना घुमा फिरा के क्यों बात करना। बट एग्जामिनर का कुछ भी मन हो सकता है, तो घुमा फिरा के बात कर सकता है। तो कॉन्सिडेंट पॉइंट मतलब कि एक ही पॉइंट है, अगर एक ही पॉइंट है तो मतलब सिंपल टच कर रहा है और कुछ नहीं। और सर्कल क्या है हमारा, सेंटर्ड एट ऑरिजिन, मतलब उसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, और रेडियस कितना है, यूनिट सर्कल बोल रहा है ना, मतलब रेडियस है हमारा 1। तो सर्कल का इक्वेशन का अगर बात करें तो वो हमारा क्या बनेगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया, यहाँ से लिखेंगे x² + y² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है cx - y + 3c + 1 इक्वल टू 0, और रेडियस कितना है 1, और रेडियस ये टच कर रहा है ना, मतलब ये टेंजेंट है ये लाइन, और टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर हम रेडियस का बात करें तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन के अबाउट। क्या बनेगा हमारा 0,0 इसमें पुट करिए तो ये बनेगा 0 - 0 + 3c + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ c का स्क्वायर + 1, और रेडियस का वैल्यू हमें पता है कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3c + 1 का मॉड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c² + 1।
ऐसा करिए ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो ये हमारा बनेगा 9c² + 1 + 6c इक्वल टू c² + 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8c², ये 1 तो कैंसिल, +6c इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 4c² + 3c इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम c बाहर निकालिए तो अंदर में क्या बनेगा, 4c + 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो c 0 है या फिर 4c + 3 हमारा 0 है। तो 4c + 3 0, मतलब c का वैल्यू -3/4। तो फाइनली हमारा c का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 या फिर -3/4। ठीक है, तो c कैन बी इक्वल टू 0 एंड -3/4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, x - x1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू y - y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ से, x का वैल्यू x1 + r cos थीटा और y का वैल्यू y1 + r sin थीटा। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म का बात कर रहा है ना। देखेंगे यहाँ पर, अगर मान लेते हैं ये है हमारा x1, y1, और मान लेते हैं ये जो लाइन है हमारा, इसे थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा। अगर ये थीटा है और ये मान लेते हैं r है, और ये थीटा है, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये अगर r है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, x1 + r cos थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये सब बात किए थे ना। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, y1 + r sin थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि अगर हम थीटा को सेम रखें, मतलब इस एंगल को अगर हम सेम रखें, मतलब यहाँ पर लिखिएगा थीटा फिक्स्ड और r का वैल्यू हम चेंज करते रहे, मतलब r को मान लीजिए वेरिएबल, तो हमें इस लाइन पर का पॉइंट मिलेगा। और इस लाइन पर का पॉइंट मिला मतलब एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा। अगर हम r का वैल्यू चेंज रखें और थीटा सेम रखेंगे, r का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, घटाएंगे माइनस टाइम्स लेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर, निगेटिव लेंगे तो नीचे। तो इतना तो फिक्स है ना कि अगर थीटा हमारा फिक्स है, r को हम चेंज कर रहे हैं, रेडियस को हम चेंज कर रहे हैं, तो हमें इस लाइन पर का पॉइंट मिलेगा। इस लाइन पर का पॉइंट मिला मतलब अगर लोकस निकाले तो लाइन का इक्वेशन मिलेगा हमें। यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा फिक्स r वेरिएबल, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लाइन। और मान लेते हैं कि थीटा फिक्स नहीं है हमारा, थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है और r फिक्स है। अगर हम r को फिक्स रखें और थीटा को चेंज करें तो हमारा कुछ इस तरह का पॉइंट मिलेगा। r को फिक्स रखना है और थीटा को चेंज करें, तो r को फिक्स रखेंगे तो और थीटा को हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह का पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल से बना लेंगे। ऐसा करिए, बना लीजिए, हमें क्या मिलेगा, सर्कल। तो अगर हम थीटा को फिक्स कर रहे थे और r का वैल्यू चेंज कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, लाइन पर का पॉइंट। और थीटा को चेंज कर रहे हैं, रेडियस को r को फिक्स रख रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सर्कल। और r हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, और थीटा को चेंज करेंगे तो सर्कल का अलग अलग पॉइंट हमें मिलते चला जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं सर्कल। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इट्स थीटा इज कांस्टेंट एंड r इज वेरिएबल। अगर थीटा फिक्स है, r वेरी कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, लाइन। ये भी वही बात बोल रहा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ r इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिएबल। हाँ, थीटा अगर हमारा वेरी कर रहा है और r फिक्स है, तो ये हमें क्या यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सर्कल पर का पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल। सी ऑप्शन देखेंगे, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड हैविंग अ नॉन स्लोप। नॉन स्लोप मतलब थीटा को फिक्स कर दिया, थीटा को फिक्स कर दिया और फिक्स पॉइंट बोल रहा है, मतलब x1, y1। हाँ, तो ये भी सही है ना, स्ट्रेट लाइन ही हमें मिलेगा अगर थीटा को फिक्स कर देंगे तो। अ सर्कल विथ अ नोन सेंटर एंड अ गिवन रेडियस। अच्छा, नोन सेंटर मतलब x1, y1 को फिक्स कर दिया
और रेडियस को फिक्स कर दिया। हाँ, रेडियस को फिक्स कर देंगे, x1 को y1 अगर हमारा फिक्स है और रेडियस फिक्स है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सर्कल। थीटा का वैल्यू चेंज करते जाइए तो सर्कल पर का पॉइंट मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब इसका चारों ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चारों ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय 4 लाइन्स, और हमारे पास 4 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइबिंग दिस क्वाड्रिलेटर। देखेंगे यहाँ पर, उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, और हमें बताना है इन चारों लाइन से जो क्वाड्रेटर बन रहा है उसका नेचर क्या है, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड इक्वेशन ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग दिस क्वाड्रेटर। ठीक है, तो देखेंगे क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर। क्या क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। नंबर थर्ड, 3x प्लस 4y, इसे अच्छे से लिख लेंगे, 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। फोर्थ वन कितना है हमारा, 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर इसका स्लोप का बात करें तो वो कितना है हमारा, -3/4। इसका स्लोप का अगर बात करें तो वो कितना है हमारा, 4/3। और इसका अगर स्लोप का बात करें तो वो हमारा कितना है, -3/4। और इसका अगर स्लोप का बात करें तो वो हमारा कितना है, 4/3। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि लाइन L1 और L3 का स्लोप हमारा सेम है, मतलब L1 L3 पैरेलल है। और लाइन L2 और L4 का स्लोप हमारा सेम है, मतलब लाइन L2 L4 पैरेलल है। और दूसरा चीज़ ये कि लाइन L1 L2 का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, -1, मतलब L1 L2 हमारा परपेंडिकुलर है। और L1 L4 का भी स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, -1, मतलब L1 L4 भी हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर बना लेंगे, L1 किसके पैरेलल है, L3 के। तो ये रहा L1, ये रहा L3। और L2 किसके पैरेलल है, L4 के। तो ये रहा L2, ये कितना था, L1। L1 किसके पैरेलल था, L3 के। और L2 किसके पैरेलल है, L4 के। और L1 किस पर परपेंडिकुलर है, L2 और L4 पर। तो ये रहा L2 L4 पर परपेंडिकुलर। और L3 किस पर परपेंडिकुलर है, L2 और L4 पर। तो L3 भी किस पर परपेंडिकुलर, L2 और L4 पर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इतना तो श्योर है कि L1 L2 L3 L4 हमारा रेक्टेंगल बना रहा है। और स्क्वायर भी चेक करना होगा ना, स्क्वायर भी हो सकता है। तो स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए चारों का चारों, तभी डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल के देख लेंगे कि साइड लेंथ हमारा क्या आ रहा है। तो पॉइंट कैसे पता चलेगा हमें, देखेंगे यहाँ पर। L1 हमारा कितना है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और L2 कितना है, 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से हमें कॉमन पॉइंट निकालना है एक तरह से, वही होगा ना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम 1, ऐसा करिए ना, पहले वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा बनेगा 4x। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 12x। नहीं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये बनेगा 9x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। और सेकंड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा फ्रॉम 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16x माइनस 12y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम सम करें तो ये तो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 25x और इधर माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से
यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा 35/25 मतलब 7/5। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 5 - 3x/4। तो ये हमारा कितना आ रहा है 1/5। तो ये पॉइंट हमारा कितना आ गया, लिखेंगे यहाँ पर 7/5 कॉमा 1/5। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये पॉइंट का बात करें, मान लेते हैं ये बी, तो ये कैसे निकलेगा, L1 L4 का इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगेन यहाँ पर हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 को तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमारा बनेगा 9x + 12y - 15 = 0। और 4 को ऐसा करिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर 4 को। तो फ्रॉम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा 16x - 12y + 20 = 0। अब अगर आप सम इसका निकालें तो ये तो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 25x और इधर कितना बचेगा +5 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -5/25 मतलब -1/5। अगर x का वैल्यू -1/5 है तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 5 - 3x, x के जगह पे क्या रखिएगा -1/5 और अपॉन 4। तो ये कितना आ गया हमारा 25 और ये +3 28, मतलब ये आ जाएगा हमारा 7/5। ये 5 अच्छे से लिख लीजिएगा 7/5। तो ये पॉइंट हमारा कितना आ गया, एक्स कितना आया था -1/5 ना, ये अच्छे से लिख लीजिएगा -1/5 -1/5। तो ये आ गया -1/5 कॉमा 7/5। -1/5 कॉमा 7/5। तो इस तरीके से आप बी निकाल सकते हैं। अगर आप L3 L4 का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा स्लाइड ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा करते हैं ना, 2 स्लाइड ऐड कर लेते हैं, शायद आगे भी जरूरत पड़े। हाँ, अगर हम ये पॉइंट निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं C, तो वो कैसे निकलेगा L3 और L4 का इंटरसेक्शन। तो ऐसा करिए ना, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर थर्ड को 3 से, और नंबर फोर्थ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, अगर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 9x + 12y 9x + 12y + 15 = 0। और नंबर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा बनेगा 16x - 12y + 20 = 0। अब सम करिए, ये क्या था 4 ना, लिख लीजिएगा यहाँ पर फ्रॉम 4। तो ये हमारा बनेगा, सम करिए तो ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 25x + 35 = 0। ये 35 अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा -35/25। तो ये आ गया हमारा -7/5। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा -5 - 3x, इसमें रखेंगे थर्ड में, तो कितना आएगा y का वैल्यू -5 - 3x/4। x कितना आया -7/5 ना अपॉन 4। तो ये हमारा आ जाएगा -25 + 21, कितना आ गया -4। तो 4 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास -1/5 -1/5। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया पॉइंट -7/5 कॉमा -1/5।
-7/5 कॉमा -1/5। अब एक पॉइंट और बचा ना हमारा डी, तो डी भी निकाल ही लेते हैं। डी हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L2। तो L3 तो हम अभी निकाले ना, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम थर्ड कितना आया हमारा 9x + 12y + 15 = 0, और फ्रॉम टू सेकंड नंबर, सेकंड वाले को हम ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा बनेगा 16x - 12y -20 = 0। सम करिए तो ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 25x -5 = 0। मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5/25, मतलब 1/5। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -5 -3x अपॉन 4। तो ये आ गया हमारा -7/5। तो डी पॉइंट हमारा क्या आ गया 1/5 कॉमा -7/5, 1/5 कॉमा -7/5। अब अगर हम ए बी निकालें तो ए बी हमारा कितना आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर ए बी कितना आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है हमारा, ए पता है बी पता है, कितना आ जाएगा 7/5 + 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5, कितना था ये 1/5 -7/5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 8/5 का स्क्वायर प्लस -6/5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा, ऊपर में कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और नीचे में 25, मतलब √100/25। ये 25 अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना 4 टाइम्स से, तो ये बनेगा √4, मतलब कितना आ गया 2। ए बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2। अब ऐसा करते हैं ना, ए डी निकालते हैं। ए डी कितना आ रहा है हमारा, ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल था यहाँ तक तो कंफर्म थे ना, सब 90 डिग्री बना रहा है, बट बस ए डी निकाल के देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं ए बी के बराबर। अगर सेम आया तो ये हमारा स्क्वायर होगा, सेम नहीं आया तो स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल। रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड हमारा सेम है मतलब वो क्या है स्क्वायर। तो ए डी निकालिएगा, ए डी हमारा कितना हो जाएगा 7/5 -1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5, कितना था 1/5 माइनस प्लस हो जाएगा ना +7/5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6/5 का स्क्वायर प्लस 8/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये तो सेम ही आ गया ना, मतलब इसका वैल्यू भी कितना है हमारा 2, आगे चल के 2 बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिखेंगे आगे ए बी = ए डी, देयरफॉर स्क्वायर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये क्या है क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर। अब हमसे क्या बोल रहा था, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब। ठीक है, देखते हैं दिस क्वाड्रिलेटरल, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। तो एक सर्कमस्क्राइब बोल रहा है ना, तो कुछ इस तरह का होगा हमारा, कुछ इस तरह का होगा हमारा। ये रहा ए बी सी और डी, और ये सब 90 डिग्री था ना। तो ऐसा करिए ना, इस सर्कल का इक्वेशन आपको चाहिए ना, तो अगर आप AC को कनेक्ट करेंगे तो AC आपका डायमीटर हो जाएगा। कैसे, बी देखिए एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और हमें पता है अगर एक सर्कल में कॉर्ड अगर 90 डिग्री से अपटेंड कर रहा है मतलब वो कॉर्ड क्या है हमारा डायमीटर, मतलब ए बी हमारा AC हमारा क्या है डायमीटर। तो हमें ए पता है, ए कितना है हमारा
7/5 कॉमा 1/5 ना, तो 7/5 कॉमा 1/5, और सी कितना है हमारा -7/5 कॉमा -7/5 कॉमा -1/5, यही है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो ए पता है, सी पता है, तो इस सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख लेंगे डायमेट्रिक फॉर्म में, बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। क्या बनेगा हमारा, लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल सर्कल कितना आ जाएगा हमारा, x माइनस x1, कितना आएगा हमारा, x1 है 7/5, x2 क्या है -7/5, तो ये हमारा बनेगा x माइनस 7/5, x माइनस -7/5, तो ये क्या हो जाएगा +7/5, प्लस y माइनस 1/5, y माइनस -1/5, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/5 इक्वल टू 0। 0 अच्छे से लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा वाई स्क्वायर, और ये प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7/5 का स्क्वायर, तो 49/25, और इधर कितना आ रहा है 1/25, मतलब 50/25, 50/25 कितना आ जाएगा हमारा 2, और माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा 2, तो ये हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से इस सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा था हमसे, इन सर्कल का बात कर रहा है ना, इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है देखेंगे। इंस्क्राइब सर्कल मतलब ये हमारा स्क्वायर है, इंस्क्राइब सर्कल मतलब वो सर्कल जो इसका चारों साइड को टच कर रहा है और इसके अंदर है। तो अगर इसका चारों साइड को टच कर रहा है, पहले ये लिख लेंगे ए बी सी डी, ये पॉइंट लिख लीजिएगा अच्छा रहेगा। ये कितना है 7/5 कॉमा 1/5, और सी कितना था -7/5 कॉमा -1/5, डी कितना था हमारा 1/5 कॉमा -7/5, और बी कितना था -1/5 कॉमा 7/5 कॉमा 7/5। ये दोनों टच कर रहा है ना, मतलब अगर इसे हम कनेक्ट करें, अगर ये टच कर रहा है तो ये तो हमारा डायमीटर हो गया मतलब, और ये भी टच कर रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया डायमीटर, ये अच्छे से बना लेंगे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर, नाम दे दे क्या इसका ए बी सी डी, इसका नाम दे ई, और इसका नाम दे एफ, और ये रेडियस हो गया तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये अगर ये सेंटर है ना, डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है सेंटर, तो ये रेडियस हो गया तो ये भी 90 डिग्री, अगर ये सब 90 डिग्री तो ये भी तो हमारा स्क्वायर हो गया ना, तो ये रेडियस था, ये रेडियस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, और ये कितना है हमारा रेडियस, तो ये सब हमारा रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से ई हमारा ए बी का मिड पॉइंट हो गया ना, तो हम ई का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे यहाँ पर भी, ये आर तो ये भी तो आर हो जाएगा ना, ये सब आर स्क्वायर बन गया तो ये सब आर, इधर भी स्क्वायर बन गया तो ये सब आर, तो ई हमारा क्या है बी ए बी का मिड पॉइंट, तो ई नहीं निकाल लेंगे, ई निकालिए कितना बनेगा हमारा 7/5, लिखेंगे 7/5 -1/5/2, 1/5 प्लस 7/5/2, ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 3/5 कॉमा 4/5। सिमिलरली हम एफ निकाल लेंगे, एफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट आ रहा है हमारा, कितना बनेगा -7/5 प्लस 1/5/2 कॉमा -1/5 -7/5/2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना बन रहा है -3/5 कॉमा
-4/5। तो इस तरीके से EF निकाल लीजिएगा। और EF क्या है हमारा? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो डायमेट्रिक फॉर्म नहीं लिख सकते इस सर्कल का? हाँ लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या बनेगा हमारा? लिखिएगा इक्वेशन ऑफ इंस्क्राइब सर्कल कितना बनेगा हमारा? x कितना है? 3/5 ना, तो x माइनस 3/5, x माइनस माइनस प्लस 3/5 प्लस y माइनस 4/5 y माइनस माइनस प्लस 4/5 हो जाएगा ना, y प्लस 4/5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे। ये हमारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बन रहा है इधर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बन रहा है और इधर से वाई स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर -3/5 का स्क्वायर -4/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे में 25। तो 25/25 1, और इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में बन जाएगा, तो इक्वल टू 1। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इंस्क्राइब सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कितना था? क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारा स्क्वायर, और इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 सर्कम सर्कल का, और इंस्क्राइब सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? द लाइन, और हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, इंटरसेक्ट्स द कर्व, और हमारे पास एक कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, एट द पॉइंट P एंड Q। ये जो लाइन है हमारा, देखेंगे यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास, जो कर्व को मान लेते हैं P और Q बोल रहा है ना, थोड़ा इधर ही मान लीजिए, P और Q पर कट कर रहा है। ये मान लेते हैं लाइन हमारा P कितना है हमारा? P नहीं दे रखा है ना, तो अपने मन से हम मान लेते हैं x1, y1 पर कट कर रहा है, और Q x2, y2 पर कट कर रहा है, ठीक है। और ये लाइन का इक्वेशन कितना बोल रहा है हमारा? लाइन का इक्वेशन भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। लाइन का इक्वेशन है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, ठीक है, कट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? द सर्कल ऑन PQ एज डायमीटर पासेस थ्रू ओरिजिन। मतलब अगर PQ को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल बनाए, एक सेकेंड, अगर PQ को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल बनाए, ये क्या हो रहा है यार? रुक जाइएगा, ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ सही हो गया। कुछ इस तरह का बनेगा हमारा सर्कल, कुछ इस तरह का हमारा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? PQ को डायमीटर मानते हुए अगर हम एक सर्कल बनाए, तो वो कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से, मतलब 0, 0 से, ठीक है। प्रूव डेट दिस LHS इक्वल टू RHS। कैसे प्रूव करेंगे? देखेंगे यहाँ पर, अगर ये सर्कल है तो अगर हम OP को कनेक्ट करें और OQ को कनेक्ट करें, तो ये एंगल हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। कैसे पता चला? PQ हमारा डायमीटर है ना, और डायमीटर सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बात किए थे ना कि अगर हमारे पास एक कर्व है, यहाँ पर वो कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर, और 1 को इस तरफ ले आइए, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास एक कर्व है और हमारे पास एक लाइन है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, और हम चाहते हैं वो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालना जो इस लाइन और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया हमारा, और ओरिजिन से कनेक्ट करने के बाद जो लाइन बना उसे रिप्रेजेंट करें। मतलब अगर मान लेते हैं ये लाइन हमारा इसे इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे, और हम चाहते हैं OP OQ का इक्वेशन निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन में बात किए थे, क्या करेंगे?
ये एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई, और एन को उस तरफ ले जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे, तो ये बनेगा हमारा माइनस एन इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, ओ यहाँ पर ओ इसका नाम देते हैं, ओ पी और ओ क्यू का हमें इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें 1 दिख रहा है ना, नहीं सॉरी, 1 की जगह पे तो हम ये रख देंगे, पहले रख देते हैं, नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना हमें एक होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओ पी और ओ क्यू, जहाँ पर पी क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व, क्यू क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओ पी और ओ क्यू का इक्वेशन, क्या मिलेगा हमें, ओ पी और ओ क्यू का इक्वेशन। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई वाई वाला टर्म रहता ना, तो वहाँ पे बस ये स्क्वायर नहीं लिख करते, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर है 3x है, मान लीजिए 3x नहीं, अभी तो फिलहाल है नहीं ना, रहने ही देते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में तो बात किए थे ना कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल हम ये करेंगे। स्ट्रेट लाइन में अगर आप वहाँ पर जाके देखें डिटेल में तो सही रहेगा। और निकालते कैसे हैं, हम इस तरह से निकालते हैं कि कर्व हमें मालूम है, और मान लेते हैं पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ पी और ओ क्यू का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, आप 1 के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, और कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओ पी ओ क्यू का कंबाइंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखें क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए माइनस एल का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, और वाई वाई स्क्वायर के साथ हमारा क्या आ रहा है, बी माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कुछ एक्स वाई वाला टर्म आएगा ना हमारा, तो मान लेते हैं कुछ एक्स वाई वाला टर्म आ रहा है इक्वल टू 0, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, पेयर ऑफ ओ पी एंड ओ क्यू। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक स्लाइड ऐड करके अलग से लिख लेते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा, 7 ना, हाँ, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में हम देखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x,y), ये सब स्ट्रेट लाइन में तो बात किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, बी वाई स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मतलब यहाँ से हमें y इक्वल टू m1x मिलेगा और y इक्वल टू m2x मिलेगा, ठीक है। और वैसे तो नहीं, ऐसा करते हैं ना, एक्सप्लेन ही करते हैं, नहीं तो फिर आपको पूरा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो इसे फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, बी वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2h वाई अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। तो अगर हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया। अब y अपॉन एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। अगर x को इधर भेजेंगे तो y अपॉन एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। तो y अपॉन एक्स के जगह पे हम क्या रख देंगे, m। तो ये हमारा बनेगा बी एम स्क्वायर प्लस 2h(m) प्लस a, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, स्लोप का क्वाड्रेटिक। कौन सा स्लोप का क्वाड्रेटिक, वो स्लोप यहां पर बना लीजिएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये इक्वेशन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये इक्वेशन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्लोप्स, किसका स्लोप, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर मान लेते हैं ये है y इक्वल टू m1x और ये है y इक्वल टू m2x, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1 और m2, ठीक है।
और मान लेते हैं इसके बीच एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, -1। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा, A/B। तो वो कितना आएगा हमारा, -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A = -B, मतलब A + B = 0। तो जब कभी भी आपको होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, और होमोजेनियस इक्वेशन हमें पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो वहां पर A + B का वैल्यू 0 होगा, और A क्या है हमारा, x² का कोएफिशिएंट, और B क्या है हमारा, y² का कोएफिशिएंट। तो x² का कोएफिशिएंट प्लस y² का कोएफिशिएंट हमारा क्या आएगा, 0। और यहाँ सेम इस केस में हमें मालूम है कि एंगल कितना है, 90 डिग्री OP और OQ के बीच। तो जब एंगल 90 डिग्री OP और OQ के बीच, मतलब x² और y² का कोएफिशिएंट का सम हमारा कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OP और OQ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, OP और OQ। यहाँ से क्या मिलेगा, y = स्लोप ऑफ OPX, y = स्लोप ऑफ OQX। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y = स्लोप ऑफ OPX और y = स्लोप ऑफ, नीचे लिख लेंगे, इधर लिख लीजिएगा, y = स्लोप ऑफ OQX, ये हमें मिलेगा। और इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x² का कोएफिशिएंट कितना है, A - L² अपॉन N²। y² का कोएफिशिएंट कितना है, ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, B - M² अपॉन N²। इन दोनों का सम हमारा कैसा आएगा, 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A + B = लिख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से क्या आया है हमारा, A + B, और इन दोनों को उस तरफ भेजिएगा तो ये हमारा बनेगा L² + M² अपॉन N²। N² को उस तरफ भेजिए तो ये हमारा क्या बनेगा, N² A + B = L² + M²। और शायद हमें यही प्रूव भी करना था, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास जो एक कर्व को P और Q पर कट कर रहा है, और P और Q को अगर कट कर रहा है तो ओरिजिन से P को कनेक्ट करने वाला और Q कनेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में ये सीख चुके थे। और इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसमें x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट हमारा क्या आएगा, y² का कोएफिशिएंट का सम हमारा क्या आएगा, 0। तो वहां से हम इस तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हैं, हेंस प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन था ये, दोनों का कंसेप्ट मिला दिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, और हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, इनटू 2 आर्क्स हुज लेंथ्स आर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमें दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन ना। तो ऐसा करते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x - 2y - 5 = 0। और ऐसा करिए ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा बनेगा 14x + 2y = 100। अब सम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 15x कितना आ रहा है हमारा, 15x = 105। 2y तो कैंसिल, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 105/15। तो ये हमारा कितना टाइम से कैंसिल, 7 टाइम से, तो ये आ गया हमारा 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 7। तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, किसी भी एक में x का वैल्यू 7 पुट करिए तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। मतलब एक लाइन है जो कि हमारा किससे पास कर रहा है, 7, 1 से पास कर रहा है, और एक सर्कल को कुछ इस तरह से काट रहा है कि उसका आर्क जो है वो 2:1 रेशियो में कट हो रहा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसको एक लाइन 2:1 रेशियो में कट कर रहा है, और इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, x - 0 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो सेंटर कितना है 0,0 और रेडियस कितना है 10। और बोल रहा है कि ये सर्कल आर्क को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आर्क को ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये जो एंगल है हमारा सेंटर पर का उसको भी 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। सर्कमफ्रेंस का 2 हिस्सा और ये 1 हिस्सा। तो अगर सर्कमफ्रेंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये टोटल एंगल कितना होता है 360 को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये कितना बनेगा 240:120। तो 120 कौन सा होगा हमारा, ये वाला 240 ये होगा ना ज़्यादा वाला हमारा, ये होगा 120 और ये होगा 250। अगर ये 120 है मतलब अगर इस पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये कितना होगा हमारा, सिर्फ ऐसा करिए नाम दे CABM, और ये M हमारा मिड पॉइंट होता है। कैसे, ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ये रेडियस तो ये रेडियस ये एंगल फिर बराबर हो जाएगा। अगर साइड हमारा बराबर है तो ऐसे सेलेस्ट एंगल हो गया ना, तो ये एंगल बराबर और ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब M इक्वल टू MB। और रेडियस कितना है, डायरेक्ट रेडियस का वैल्यू लिख देते हैं ना 10 और इसे बोल देते हैं परपेंडिकुलर। और ये 120 था ना तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर हम ट्राइंगल CMA में देखें तो देखिएगा यहाँ पर इन ट्राइंगल CMA cos 60 का अगर बात करें तो वो हमारा कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन 10। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर का बात करें तो वो कितना हो जाएगा cos 60 बोले तो हाफ इंटू 10, मतलब कितना आ गया 5। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा 7,1 से पास कर रहा है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, y माइनस 1 इक्वल टू m x माइनस 7, x माइनस 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इधर ही लिख लेंगे mx माइनस वाई, अच्छे से लिखेंगे mx माइनस वाई प्लस 1 माइनस 7 m इक्वल टू 0। p हमारा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे 0,0 इसमें रखिए तो ये हमारा बनेगा 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 7 m और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर वैल्यू हम पहले निकाल चुके, कितना आया था 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 माइनस 7m का मॉड इक्वल टू 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हमारा बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 49 अच्छे से लिख लीजिएगा माइनस 14m इक्वल टू 25 प्लस 25m स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 25 मतलब 24m स्क्वायर, 24m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 14m और इधर कितना आ जाएगा माइनस 24, ये m अच्छे से लिख लीजिएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा बनेगा 12m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसे ब्रेक कर देंगे माइनस 7m को, ऐसा करिए माइनस 16m प्लस 9m लिख सकते हैं इसे, हाँ इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ऐसा करिए ना 4m कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में कितना बचेगा 3m
-4, और इधर अगर हम 3 बाहर निकाल लिए तो अंदर में कितना बचेगा हमारा 3m -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4m + 3 3m, m अच्छे से लिख लीजिएगा, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का हमारा 2 वैल्यू निकल के आ रहा है। अगर ये 0 हुआ तो m का वैल्यू कितना आएगा हमारा, m1 बोल देते हैं, m का वैल्यू कितना आएगा -3/4। और ये वाला अगर 0 हुआ तो यहाँ से m का वैल्यू अगर हमारा m का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 4/3। 4/3 पे 0 होगा ना, m2 हमारा आ गया 4/3। अब हमें चाहिए क्या, अच्छा हाँ, लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो एक पॉइंट हमें पता है, पॉइंट कितना था, पॉइंट कितना आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना था 8 ना, 7,1 था। पॉइंट कितना था हमारा 7,1। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा हमारा, जो कि 7,1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप हमें मालूम है। तो हमारा बनेगा y-1 इक्वल टू -3/4 x-7। और दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y-1 इक्वल टू 4/3, ये 3 अच्छे से लिख लीजिएगा, x माइनस कितना है हमारा 7 ना, 7। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x + 4y -4, और इधर से जाएगा तो -6, मतलब -25 इक्वल टू 0। तो एक लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, 3x + 4y -25 इक्वल टू 0। और यहाँ से लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा, 4x - 3y 4x - 3y, ये कितना आएगा 7 × 4 28 -28, और इधर से कितना आ जाएगा +3, मतलब -25 इक्वल टू 0। तो दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, 4x - 3y -25 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 लाइन का इक्वेशन आएगा हमारा, जो कि 7,1 से पास करेगा और जिसका स्लोप क्या है हमारा, ये दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, अच्छा हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है, द सर्कल x² + y² इक्वल टू 25। अच्छा ये सर्कल क्या है, x² + y² इक्वल टू 25, मतलब रेडियस कितना है इसका 5। तो अगर रेडियस 5 है तो कुछ कुछ चीज़ हम नोट करते ही चलेंगे। ये कितना हो जाएगा -5, 0, और b कितना हो जाएगा 5, 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 0,5, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 0, -5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, हाँ मार्क भी कर लिए, ठीक है। द लाइन x इक्वल टू 11 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट c। अच्छा c को भी निकाल ले, कितना बनेगा हमारा, x इक्वल टू 11 है ना, तो ये बनेगा 11,0, ठीक है। एट c द पॉइंट p मूव्स अलोंग द लाइन x इक्वल टू 11। अच्छा एक पॉइंट p है जो x इक्वल टू 11 पे मूव कर रहा है, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस। अच्छा ऊपर ही मूव कर रहा है, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। p पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। एंड ए पी इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू। अच्छा अगर ए और पी को कनेक्ट करे तो वो सर्कल को क्यू पर कट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ द ट्राइंगल ए क्यू बी हैज द मैक्सिमम एरिया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ द क्यू इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए पी। अच्छा ये तीनों अलग अलग है, मतलब सबका इन्फॉर्मेशन कंटेंट हमारा सेम है, बट ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो सबसे पहले नंबर 1 देख लेंगे। नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ द ट्राइंगल AQB हैज द मैक्सिमम एरिया। तो P पॉइंट को ना ऐसा करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 11 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो AQB का मैक्सिमम एरिया का बात कर रहा है। तो अगर हम AQB को कनेक्ट करें तो AQB का एरिया कितना आएगा हमारा,
ये मान लेते हैं हाइट। ऐसा करते हैं ना, बी को बी से कनेक्ट करिए, ये बी से कनेक्ट कर दिए और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो क्यू पॉइंट पहले हमारा कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। क्यू पॉइंट रहने दीजिए, ए क्यू भी मैक्सिमम बोल रहा है ना, एरिया कितना होगा हमारा वो निकालिएगा, हाफ इनटू, ऐसा करते हैं ना, क्यू को मान ही लेते हैं, एच कॉमा के मान लेते हैं, एच कॉमा के। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, एच कॉमा 0 कितना हो जाएगा हमारा, इसका नाम कुछ दे दे क्या, ए बी सी हो गया हमारा, क्यू हो गया, तो इसका नाम आर दे देते हैं, ठीक है, या आर ही दे देते हैं, आर ठीक रहेगा। तो आर पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख लेंगे, आर पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, इधर लिखेंगे एच कॉमा 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो एरिया हमारा, एरिया का बात कर रहा है ना, तो वो कितना होगा, हाफ इंटू ए बी तो हमारा फिक्स है, इंटू हाइट, ये मान लेते हैं हाइट है हमारा, परपेंडिकुलर बोल देते हैं, एच ऊपर नाम ले लिया तो पी बोल देते हैं। तो ये एरिया हमारा मैक्सिमम कब होगा ए क्यूबी का, ए बी तो फिक्स है, जब पी हमारा मैक्सिमम होगा, और परपेंडिकुलर मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारा, जब क्यू हमारा कहाँ पर हो, यहाँ पर होगा तब मैक्सिमम होगा ना, रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब क्यू हमारा यहाँ पर होगा इस पॉइंट पे, और जब क्यू यहाँ पर होगा तो क्यू का कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, 0,5 कितना हो जाएगा, 0,5। और हमें उस केस में पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा यहाँ पर, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें ए क्यू आर और ए पी सी, तो ये तो हमारा सिमिलर ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री है ना, ये तो हमारा सिमिलर ट्राइंगल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, क्यू आर अपॉन पी सी, क्यू आर अपॉन पी सी इक्वल टू ए आर अपॉन ए सी। हाँ बोल सकते हैं। क्यू आर हमारा कितना है, क्यू आर हमारा कितना है 5, पी सी हमारा कितना है, पी सी अल्फा, पी सी कितना हो जाएगा अल्फा, ए आर हमारा कितना है, इस केस में 0 ना, तो ये 5 हो जाएगा, क्यू यहाँ पर है ना, तो ये 5 हो जाएगा, 5, ए आर कितना है हमारा 5, और ए सी हमारा कितना है 5, और इधर 11 मतलब 16, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू नहीं आ गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू 16, और अल्फा का वैल्यू 16 आ गया, तो पॉइंट पी हमारा कितना हो जाएगा 11,16। तो इस तरीके से हम पॉइंट पी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो हमारा बराबर होता है ना, साइड का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल में। हाँ, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना है ना, ऐसा करिए, एक स्लाइड ऐड कर लीजिए। ऐसा करते हैं, 2 स्लाइड एक साथ ऐड कर लेते हैं, अगर यूज नहीं आया तो कौन सा हमारा पैसा लग रहा है। तो 2 स्लाइड एक बैक टू बैक हम ऐड कर लेंगे। कहाँ गया, हाँ ये रहा। हाँ, देखेंगे अब नंबर 2। नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ क्यू इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए पी। अच्छा, क्यू क्या बोल रहा है, मिडिल पॉइंट ऑफ ए पी, तो ए है हमारा -5,0, पी है हमारा 11, अल्फा 11, और क्यू क्या बोल रहा है, मिडिल पॉइंट ऑफ ए पी। तो अगर क्यू निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 11 - 5 मतलब 6/2 3, और ये आ जाएगा अल्फा/2। और आपको शायद याद दिला दे कि क्यू पॉइंट जो है हमारा वो सर्कल पर भी है, तो सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारा, इधर ही लिख लेंगे, x² + y² = 25, यही है ना, =25, यही था ना। हाँ, तो अगर क्यू पॉइंट इसमें रखे तो ये हमारा बनेगा
3 का स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना, इधर ही लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो यहाँ से इधर लिख लेंगे, ऐसा इधर ही रहने देते हैं। अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 4, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू प्लस माइनस 8। अल्फ़ा का फाइनली वैल्यू क्या आ गया हमारा 8 और अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 8। बट अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मतलब पॉइंट पी हमारा क्या आ जाएगा फिर 11,8 11, माइनस 8। बट ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी पॉइंट है, जो हमारा पी पॉइंट है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही मूव करेगा। तो ये पॉइंट कैसे आ सकता है, ये तो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ना, तो ये पॉइंट नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, पी 11,8। ये रिजेक्ट हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा हमारा 11,8। तो इस तरीके से अच्छे से हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में हमसे क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ए क्यू बी का हम बात करें तो वो कितना बोल रहा है हमारा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी, यही बोल रहा है ना। हाँ, तो ए क्यू बी का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिखेंगे। ए क्यू बी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारा, ए बी कितना है हमारा 5 + 5 10, 10 इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा हमारा, अगर एच कॉमा के है तो हाइट कितना हो जाएगा हमारा के, इक्वल टू हाफ इंटू ए पी सी का एरिया। अच्छा, ये 1/4 तो छूट गया ना, नहीं 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 छूटा है। तो ये हाफ इंटू बेस, ए पी सी में बेस कितना है हमारा, ये 11 + 5 मतलब 16 इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। तो यहाँ से ये हाफ गया और ये 4 टाइम्स, तो के अपॉन अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ से, के अपॉन अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर के अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 4/10 मतलब 2/5। के अपॉन अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2/5। और आपको एक बात याद दिला दे कि ये जो ट्राइंगल है हमारा ए क्यू आर और ए पी सी, ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो यहाँ पर साइड का रेशियो हमारा सेम होगा। तो अगर ओ क्यू आर अपॉन पी सी का बात करें, इधर लिखेंगे क्यू आर अपॉन पी सी का बात करें तो वो हमारा किसके बराबर आएगा, ए आर अपॉन ए सी के बराबर। लिखेंगे यहाँ पर ए आर अपॉन ए सी, और क्यू आर हमें पता है कितना है के, पी सी कितना है, क्यू आर है हमारा के और पी सी कितना है अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा के अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू ए आर अपॉन ए सी। ए आर हमारा कितना है, ये कितना है हमारा एच ना, और ये कितना है 5, तो एच + 5, अच्छे से लिखेंगे इसे एच + 5। और ए सी कितना है हमारा, ए सी कितना है हमारा ओ सी 11 और ये 5, मतलब 11 5 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16। और इसका वैल्यू हमारा यहाँ पर से आ चुका है क्या, 2/5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5h, एच अच्छे से लिख लेंगे 5h + 25 इक्वल टू 32। तो यहाँ से h का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 32 माइनस 25 अपॉन 5 कितना आ गया
यहाँ से आ गया हमारा h का वैल्यू, एक सेकेंड, h का वैल्यू कितना आ गया 7/5। इस तरीके से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब h का वैल्यू आ चुका है और हमें पता है h कॉमा के सर्कल पर लाई कर रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 25। h का वैल्यू कितना आया हमारा इस केस में 7/5 ना, तो ये बनेगा 7/5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा हमारा 625 माइनस 49 अपॉन 25, मतलब 576/25। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 576/25। 576 का रूट मतलब 24 और 25 का रूट मतलब 5, तो ये क्या आ गया 24/5। और हमें पता है के अपॉन अल्फा कितना आया था हमारा 2/5 ना, तो के का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 24/5, तो ये हो जाएगा 24/5 अल्फा इक्वल टू 2/5। तो ये 5 कैंसिल, ये 12 टाइम्स से हमारा गया, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 12, और पॉइंट पी कितना था 11 कॉमा अल्फा, तो 11 कॉमा कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से पॉइंट पी हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम पॉइंट पी निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, तीनों का तीनों अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इससे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है, एंड टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, सो दैट द लोकस ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4by। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें एक पॉइंट है ए कॉमा बी, और हमसे किसका लोकस पूछ रहा है, ए बी से, ए बी एक डायमीटर है, बी मान लेते हैं एच कॉमा के, ठीक है। तो अगर ए एक पॉइंट है सर्कल पर और डायमीटर बोल रहा है ना, तो दूसरा एंड पॉइंट हम मान लेते हैं एच कॉमा के, तो हमसे एच कॉमा के हमसे पॉइंट बी का लोकस पूछ रहा है। मतलब अगर ए कॉमा बी डायमीटर का एक एंड पॉइंट है तो उसका दूसरा एंड पॉइंट का लोकस हमसे पूछा है, मतलब बी का पॉइंट बी हमसे पूछा है कि पॉइंट बी क्या आने वाला है, ठीक है, मतलब एच और के में रिलेशन क्या आने वाला है। तो इस तरीके से हम सर्कल बना लेंगे। अगर इसका हम इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, हाँ, दोनों एंड पॉइंट हमें पता है डायमीटर का, तो क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स माइनस ए एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस बी वाई माइनस के इक्वल टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए पॉइंट गिवन था और हमें किसका लोकस निकालना है, ए अगर एक इंड पॉइंट है डायमीटर का तो डायमीटर का दूसरा इंड पॉइंट का लोकस निकालना है। ये हमारा क्या बनेगा, एक बार लिख लीजिएगा, ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर और इधर से क्या आएगा वाई स्क्वायर, और क्या बन रहा है माइनस ए प्लस एच एक्स, ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस बी प्लस के वाई प्लस ए एच प्लस के वाई इक्वल टू 0। ऐसा करिए ना, इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के फॉर्म में लिखिए। तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए प्लस एच बाई 2 एक्स प्लस 2 माइनस बी प्लस के बाई 2 वाई प्लस
ए एच प्लस के वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जी कितना है आपका माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस एच बाई टू, एफ कितना है आपका माइनस टाइम्स ऑफ बी प्लस के बाई टू, और सी कितना है ए एच प्लस के वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लाइन ये जो सर्कल है हमारा वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट हमारा कितना आ जाएगा 0, और एक्स इंटरसेप्ट हमें पता है कितना होता है 2 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, टच कर रहा है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू सी, और जी का वैल्यू क्या है माइनस ए प्लस एच बाई टू। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू सी, सी कितना है हमारा ए एच प्लस के वाई ए एच प्लस के वाई। तो अगर इसको हम स्क्वायर करें तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 4AH, एच अच्छे से लिख लेंगे, प्लस 4KY। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, प्लस 2H, और उधर से क्या आएगा माइनस 4H। तो ये हमारा बनेगा माइनस 2AH, एच अच्छे से लिख लेंगे, इक्वल टू 4KY। तो ये आ गया हमारा h माइनस ए का, अच्छे से लिखेंगे इसे, h माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4KY। और h क्या था हमारा डायमीटर का अदर एंड का x कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं x। तो ये हमारा बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4K। ये b था ना, एक सेकंड, ये बी के था ए एच प्लस बी के, वही सोचे ये y कहाँ से आ गया, ये कर लीजिएगा करेक्ट, ए एच बी के। तो 4B के करेक्ट कर लीजिएगा। के क्या था हमारा अदर एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो उसके जगह पे हम y रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अदर एंड पॉइंट का लोकस निकाल सकते हैं। और हमें शायद यही प्रूव करना था कि अदर एंड का लोकस हमारा क्या होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4BY, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में था क्या, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ था ए कॉमा बी, और बोल रहा था कि शो करिए अगर ए एक इंड पॉइंट है डायमीटर का, तो उसका जो दूसरा इंड है उसका लोकस हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4BY है। और क्या क्वेश्चन में और क्या गिवन था कि x एक्सिस को टच कर रहा है, तो x एक्सिस को टच कर रहा है मतलब इसका लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट हमारा कितना आ जाएगा 0, तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी, तो वहां से हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारा का सारा आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, आप पहले सारा का सारा क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि एट द एंड तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना एग्जाम में, मुझे तो सॉल्व करना ही नहीं है। तो जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन वाला वीडियो है ना, वो पहले सारा का सारा क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए। कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ पर आके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार खुद से सॉल्व करिएगा तभी फायदा करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। मतलब अभी तक तो हम सर्कल का इक्वेशन देखे ना, अब देखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन हमारा किस किस तरह का होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो कितना तरह का हमारा होता है, जो भी तरह का होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।